दोस्तों नमस्कार, मैं इम्तियाज आलम और आप देखना शुरू किए हैं द अपडेट अब तक। आइए आज हम मिलवाते हैं एक ऐसे उम्मीदवार जो निर्दलीय पार्टी से हैं और अभी आगामी विधानसभा का चुनाव होने हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपका द अपडेट अब तक चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, आपको और आपके टीम को, और जहां तक ये आवाज़ जाएगी सभी जनता को मेरा हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। हाल ही में विधानसभा 2024 की बिगुल बज चुकी है। लोग, संभावित उम्मीदवार सभी लोग क्षेत्र में हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना अपना तरह तरह के दावा कर रहे हैं और पूर्व के प्रतिनिधियों का आलोचना भी कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आप यह बताएं कि आप किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव मैदान में हैं? जी बिल्कुल, मुद्दा देखा जाए तो यहाँ पर बहुत मुद्दा ही मुद्दा है। शिक्षा की मुद्दा हो, चिकित्सा की मुद्दा हो, बेरोजगारी की मुद्दा हो, बहुत सारी मुद्दाएं हैं। अब बेरोजगारी में देख लिया जाए तो हमारे भवनाथपुर विधानसभा से यहाँ के नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ एक बोलते हैं पूर्व विधायक और दूसरे ने बोलते हैं मानिए वर्तमान विधायक। एक ने पावर प्लांट को झांसा दिए तो दूसरे ने सीमेंट प्लांट को, लेकिन अभी तक दिए नहीं। केवल गरीब को वोट लेने का काम करते हैं और बाकी भूल जाते हैं। 4 साल के बाद आते हैं जगह जगह पर शिलान्यास करने के लिए, वो काम करने के लिए नहीं। जी, पिछले कई दलों में सुनने में मिला, आप भी रहते थे, पहले भाजपा में रहे, इसके बाद भागीदारी पार्टी में गए, अभी हाल ही में जन क्रांति मोर्चा एक पार्टी है उसमें भी आप सदस्य हैं। क्या इस बार आप किस सिंबल से चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं राजनीतिक करियर बताऊं तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आया, लेकिन यहाँ देखा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता है। जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं को टिकट मिलता है। कार्यकर्ता उस समय यहाँ पे बहुत सारे थे, प्रदीप जायसवाल वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग, लेकिन उनको टिकट न देके मानिए छोटे राजा जी को टिकट दिया गया। उसके बाद में फिर छोटे राजा जी को हटा कर देखे तो इधर भानु प्रताप शाही को, मतलब जो पैसे देते हैं उसी को देता है, कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती बीजेपी। इसलिए हमको छोड़ना पड़ा, इसलिए कि उन्हीं लोग को केवल देगा। तो हम भी एक गरीब का बेटा है, गरीब की आवाज़ को हम जानते हैं, तो कैसे उस आवाज़ को उठाएंगे। इसलिए हम पार्टी को छोड़कर इधर अपना झारखंड जन क्रांति मोर्चा या झारखंड की माटी की पार्टी है, इसलिए हमको यहाँ पे आना पड़ा। और झारखंड अलग होने के बाद से कम 4 विधायक यहाँ बने इस विधानसभा क्षेत्र में। लोग पलायन को लेकर के कुछ भी काम नहीं हुए, पलायन पर कोई काम नहीं हुए, विकास, बहुत सारे विकास अभी अधूरे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। आप उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ तो क्या बताया जाए, गरीबी के लेकर पलायन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम विधानसभा जाते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए हम पावर प्लांट भी लगवाएंगे और सीमेंट प्लांट भी लगवाएंगे, इसलिए यहाँ के गरीबी को दूर किया जा सकता है। जी, एक उम्मीदवार अभी वर्तमान में उम्मीदवार झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन के उम्मीदवार जेएमएम पार्टी से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अनंत प्रताप देव हैं, तो दूसरे तरफ भाजपा के दिग्गज नेता भानु प्रताप शाही हैं। इन दोनों का सामना आप कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, पूर्व में देखा जाए तो यहाँ पर माननीय गिरिवर पांडे जी थे, डोर टू डोर सभी के दरवाजे पर जाया करते थे, पैदल चला करते थे, अपनी बात को रखा करते थे। पूरनचंद जी को देखिए, जलावर पासवान जी को देखिए, वर्तमान में आप देखिए गोवा के मुख्यमंत्री वो भी स्कूटर से चलते हैं। तो ये पैसे और पूंजीपति की बात नहीं है, यहाँ की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, जनता उठा रही है। और जनता इसलिए उठा रहे हैं कि गरीब के आवाज़ को हम विधानसभा तक उठा सकें, क्योंकि हम गरीब के बेटा हैं, इसलिए गरीब की आवाज़ को उठा सकते हैं। किसी राजा रजवाड़ा के यहाँ हम पैदा नहीं हुए, सोना के चम्मच को लेकर कि सुख सुविधा में हम तो हर गरीबी से जूझे हुए हैं। इसलिए हम गरीब की आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे और यहाँ के जो है बेरोजगारी और अनेक प्रकार की समस्या को हम दूर करेंगे। विधानसभा के जब जब चुनाव आते हैं तो जो उम्मीदवार हैं तरह तरह के घोषणाएं करते हैं। इससे पहले यहाँ 2 कारखाने चलते थे, एक तुलसी दामर कारखाना चलता था, एक आपका टाउनशिप में कारखाना चलता था। आज के डेट में दोनों कारखाने बंद हैं और संभवतः दोनों उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार होते हैं, वो पावर प्लांट लगाने की बात करते हैं, तो कोई सीमेंट फैक्ट्री का लगवाने की बात करते हैं, लेकिन आज तक लगा नहीं, सिर्फ इन लोग घोषणा करते रह गए। आपका क्या मुद्दा रहेगा? जी बिल्कुल, वे केवल घोषणा ही करेंगे, लगाएंगे नहीं। उनको तो 4 साल, उसके 4 साल 6 महीने के बाद याद आता है शिलान्यास करना। जब
आचार संहिता लगने से 10 दिन पहले हर जगह शिलान्यास करना। मानिए यहाँ पे हमारे सांसद महोदय हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के है, यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर यहाँ के माननीय सांसद चाहते तो हाथ पकड़ के काम को ले आते, और जो अमृतसर बोकारो कॉरिडोर था वो यहाँ पे पावर प्लांट या कितने भी प्लांट लगाया जा सकता था, लेकिन वे नहीं चाहे। यह दुख की बात है। और मान लीजिए राज्य सरकार भी नहीं चाहती है इधर हम लोगों के दूर दराज के क्षेत्रों के लिए, वे भी अपने एरिया में ही लगे रहते हैं। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो पहले केवल छलने का काम किए हैं, लेकिन हम पूरा वादा करते हैं कि हम विधानसभा जाने के बाद पावर प्लांट भी लगवाएंगे, सीमेंट प्लांट भी लगवाएंगे, यहाँ के गरीबी को दूर भी करेंगे। देखा जाए तो आपका केतार मुख्यालय हो, इधर कांडी मुख्यालय हो, ये दोनों मुख्यालय से आपका गांव अलग है। क्या इस गांव में विकास हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं, इस गांव में तो विकास ना के बराबर है। देखिए, इस सरकार माननीय हेमंत जी के सरकार को बारे में बताया जाए तो यह बिल्कुल भ्रष्ट में लिप्त है। आप यहाँ के जो ब्लॉक के स्टाफ हैं, या आप मान के चलिए जिले के स्टाफ हैं, या पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, बिल्कुल समझिए कि नकारात्मक, बिल्कुल समझिए कि शर्मनाक है, एकदम कुछ कामें नहीं करते हैं। बात रह गई कि अन्य प्रतिनिधि जैसे सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हैं, यहाँ तक कि वार्ड सदस्य इसलिए बनाया जाता है कि आपके वार्ड में जो भी समस्या है, किसको अबू आवास मिलना चाहिए, किसको पीएम आवास मिलना चाहिए, किसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, किसको कल कॉलोनी, जो भी है, इसीलिए वार्ड सदस्य बनाया जाता है। उसके बाद ऊपर होते हैं मुखिया कि अपने पंचायत में जिसकी जो समस्या है पंचायत स्तर पर करें, विधानसभा में विधायक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ समझिए कि लूट पे लूट पड़ा हुआ है। जिसका 3 तले मकान है उसको भी अबू आवास दिया जाता है, और चारों तरफ कैमरा घुमा के देख सकते हैं खपड़ी जिला मकान को अबू आवास नहीं दिया जाता है, क्योंकि आवाज उठाने वाला प्रतिनिधि सही नहीं मिले अभी तक। जी। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अनंत प्रताप देव के नामांकन सभा करने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे। उनका दावा था कि हमने जो विकास किया इससे पूर्व कभी नहीं हुए। चाहे मैया योजना को देख लिया जाए, बिजली माफी का योजना देख लिया जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का मामला हो, बच्ची लोगों को पढ़ने के लिए सावित्रीबाई फुले का योजना हो, इन सब मामलों को हमने समाधान किया। और अभी 3 किस्त मैया योजना का देने का काम किया महिलाओं को। इसमें आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहते हैं कि कितना दिन तक के मैया योजना दे पाएंगे। हमारे रसोईया माता बहनें हैं जो स्कूल में खाना बनाती हैं, या कहीं ब्लॉक स्तर पे भी देखे होंगे रसोईया माता खाना बनाती हैं, उनको अभी तक 3000 इन लोग पेमेंट नहीं दे पाते हैं। उनको सही से कुछ मिल नहीं पाता है। जो कार्यरत हैं, आशा बहन को देख लीजिए, सहिया बहन को देख लीजिए, बहुत से ऐसे बहन हैं जो कि आपको काम कर रहे हैं, उनको आप पेमेंट नहीं देते हैं सही समय पर। तो क्या ये तो केवल चुनावी लोक लुभावन है, समझिए कि वोट को आकर्षित करने के लिए। ऐसा हमको नहीं लगता है कि यह योजना चल पाएगी या नहीं चल पाएगा। जी, सहिया और रसोईया का सरकार का घोषणा है कि 2000 के बदले वो 4000 कर दिए हैं। क्या वो मिलेगा? 4000 में क्या होगा? अब बताइए, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, उनके पत्नी विधायक, उनके पिताजी राज्यसभा सांसद, वे कम से कम 30 लाख 40 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, और 4000 में रसोईया बहन को क्या होगा बताइए। हम अगर यहाँ से विधानसभा जाते हैं और आशीर्वाद, यहाँ के जनता के आशीर्वाद से हम विधानसभा जा रहे हैं, सभी मतदाताओं को हमने 7000 रुपया मतदाता पेंशन लागू करेंगे हम लोग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कुमार प्रजापति। अपना पक्ष बेबाकी से इन्होंने रखा, और आप देख रहे थे द अपडेट अब तक।